देखिए, जिस परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लोग भी फरवरी 2026 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी परमानेंट, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ से करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये एकेडमिक पे लेवल 10 की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? एकेडमिक पे लेवल 10 की ये वैकेंसी है। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हम वैकेंसी जान लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट बॉटनी के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 8 वैकेंसी हैं। एक एक करके मैं सारी वैकेंसी आपको बता दूंगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है। और कॉमर्स के अंदर जो वैकेंसी हैं वो 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ये सब परमानेंट वैकेंसी हैं। ओके, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 6 वैकेंसी हैं टोटल। और ये सब की सब परमानेंट वैकेंसी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी निकली हुई हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट के हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ पर आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी में जो टोटल वैकेंसी है 3 वैकेंसी हैं। हिंदी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। और मैथमेटिक्स में यहाँ पर 3 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी हैं? 3 वैकेंसी हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आगे आप देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 3 वैकेंसी हैं। और फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से संस्कृत में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। और जूलॉजी के अंदर यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 5 वैकेंसी जूलॉजी के अंदर हैं। अब पूरी बात हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है ये भी बता देते हैं। एक बार आप इनका जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। अगर है तो अप्लाई करना, वरना मत करना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, आपका कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है ना? इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। वो कैसे होगा, सबसे पहले उसी बात पर हम आ जाते हैं। थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ से आप थोड़ा सा समझ जाइए उस चीज़ को। आपने नाम तो सुना ही होगा, एपीआई स्कोर। बहुत सारे लोग जानते हैं जो हमारी वीडियो देखते रहते हैं। एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसमें आपका मतलब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और भी जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, उसमें आपकी परसेंटेज के हिसाब से कुछ नंबर मिलते हैं आपको। तो उसके बेसिस पर आपकी एपीआई स्कोर बनता है। अब किसी शख्स ने अगर पीएचडी कर रखी है तो उसके अलग से नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से एपीआई स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो 100 नंबर में से होता है। आउट ऑफ 100 में से देखे जाते हैं कितने कितने नंबर आप लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो उसके 21 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज थी तो उसके 19 नंबर रहते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 55 या फिर 60 के बीच में आपकी परसेंटेज रही थी ग्रेजुएशन में तो उसके 16 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये नंबर आपको मिलते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है उसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से, जैसे 80% है या फिर उससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज रही थी तो उसके 25 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ का भी देख लेना और इसका भी देख लेना, इस सेक्शन का भी देख लेना। ठीक है ना? और अगर आपने एमफिल कर रखा है और 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज थी तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 7 नंबर मिलते हैं। अब तो एमफिल होता भी नहीं है बेसिकली, लेकिन जिन लोगों ने पहले कर रखा उनके बारे में यहाँ पर ये डिटेल दे रखी है। और अपना अपना एपीआई स्कोर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ठीक है ना? अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के यहाँ पर 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? वैसे तो अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे, उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर पीएचडी के लिए 25 नंबर मिलते हैं, मतलब 30 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इस वजह से कॉलेज लेवल पर जब भी एपीआई स्कोर देखा जाता है तो पीएचडी वालों को 25 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? अगर आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंटल वाइज जाएंगे तो वहाँ पर 30 नंबर रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा तो उसके 10 नंबर रहते हैं। खाली नेट क्वालिफाई कर रखा तो उसके 8 नंबर रहते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई? चलिए
आगे और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं, मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अगर करे हैं तो हर एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलते हैं। टोटल मिलाकर 6 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपने अगर टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट डॉक्टरल पीडीएफ वगैरह कर रखा है तो उसके 10 नंबर मिलते हैं। हर एक साल के 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर अवार्ड कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो इंटरनेशनल अवार्ड के आपको 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपने स्टेट लेवल का कोई अवार्ड जीत रखा है तो उसके 2 नंबर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये नंबर भी रहते हैं। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होती है। बहुत सारे लोग अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने एमफिल भी क्वालिफाई कर रखा है और पीएचडी भी कर रखी है, तो दोनों ही चीज़ें अगर उसके पास हैं तो ऐसा नहीं है कि एमफिल के नंबर आपको अलग से मिलेंगे और पीएचडी का अलग से मिलेंगे। मैक्सिमम 25 नंबर ही आप ले सकते हैं। वो भले ही अगर आपने पीएचडी भी कर रखी हो और एमफिल भी कर रखा हो, तब भी 25 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, दूसरे अटेम्प्ट में आपने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है या सेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, और इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी का है, अगर आपके इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं आपके पास या फिर नेशनल अवार्ड भी हैं, स्टेट लेवल अवार्ड भी हैं, तो सबके अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एकेडमिक स्कोर जो रहता है, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई जो करी है, तो उसके 84 नंबर रहते हैं। अगर आपने पब्लिकेशन करे हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो उसके 6 नंबर रहते हैं। और टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके 10 नंबर रहते हैं। टोटल जो आपका देखा जाता है एपीआई स्कोर, वो आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, कम से कम आपके मिनिमम तो 55 आने चाहिए एपीआई स्कोर में, तो ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दे रखा है किन लोगों के लिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 नंबर का रिलैक्सेशन दे रखा है एपीआई स्कोर के अंदर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। बाकी सिलेक्शन कमीशन, मतलब सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है किस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। चलिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, आपको पता होगा, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 10। ठीक है ना, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी। और नोटिफिकेशन जो निकला था वो 27/1/2026 को निकला था, मतलब जनवरी के महीने में 27 तारीख को निकला था। और इसमें आप जो है अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट डेट इसकी जो है 2 हफ्ते तक है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, अभी इसका फॉर्म ओपन है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें भी आपके पास 55% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 55% होने चाहिए। ये कम से कम है, मिनिमम। आपने एपीआई स्कोर देखा था, वहाँ पर आप एक बात तो समझ गए होंगे, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना, किसमें? सिलेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका कोई रिटन टेस्ट तो होने का नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर यही सारी चीज़ें चलती हैं। और उसके साथ साथ आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर आप साइंस साइड में अप्लाई करना चाहते हैं तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और इसके अलावा ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर आपकी पीएचडी भी मांगते हैं, क्योंकि भाई देखिए, जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना, ये पीएचडी वालों से नीचे तो बात ही नहीं करती हैं। क्योंकि मसला ये है ना कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और अक्सरियत लोगों की पीएचडी वालों की होती है, तो वहाँ पर नेट वाले पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं एपीआई स्कोर में और कई कई सारी चीज़ों में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। और चलिए, हाँ देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये देखिए, आप पढ़िए यहाँ पे ये वाली लाइन। Academic score as specified in the screening guideline for the college of the university shall be considered for shortlisting of the candidate for interview only. The
सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। जो आपका इंटरव्यू के अंदर मतलब जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, कहीं पर भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका प्रेजेंटेशन करा लें, वो पढ़ाने को बोल दें कि भाई दिखाइए, डेमो करके दिखाइए, सारी चीज़ें होंगी, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। ये आप चीज़ें देख लेना। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नेट है आपके पास, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कर देना आप टीचिंग पोस्ट पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आप देख सकते हैं। और कहाँ से अप्लाई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहीं से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दे रखा है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं, ये कौन सा पोर्टल है? सामर्थ्य ई गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको अलग से, वैसे बहुत आसान है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.